नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दुधवा खुर्द में आज फिर से वोटिंग होगी। बूथ नंबर 50 पर रीपोलिंग होगी। बताते चले कि मतदान की गोपनीयता भंग करने पर यह फैसला लिया गया है कि बूथ नंबर 50 पर रीपोलिंग होगी। दुधवा खुर्द में आज फिर से वोटिंग होगी। यहां पर गोपनीयता भंग करने का पर यह फैसला लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह फैसला लिया है, तो बूथ नंबर 50 पर फिर से रीपोलिंग होगी। बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर चुनाव तो हुए थे लेकिन गोपनीयता यहां पर भंग हो गई थी। खबर पर संवाददाता प्रेमदान जुड़े हुए हैं। प्रेमदान, क्या खबर देंगे और कब से क्या वहां पर तैयारियां हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तैयारियां पूरी कर दी गई है। कल शाम को भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। और सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू होने वाला है। लोग जो है वो मतदान केंद्र के ऊपर पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि सेंसिटिव बूथ होने की वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल जो 1294 वोट है वो पड़ने हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज मतदान प्रतिशत क्या रहता है। जी सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू होगी प्रेमदान? बिल्कुल, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और इसमें मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये फिर से रीपोलिंग इसलिए हो रही है प्रेमदान क्योंकि गोपनीयता भंग यहाँ पर की गई थी, तो उसके मद्देनजर सारी व्यवस्थाएं सुरक्षित रखी गई हैं। देखिए, जिस तरीके से जो गोपनीयता थी, जिस तरीके वेबकास्टिंग की जो वीडियो थे वो सामने आए थे, इससे मतदाताओं की गोपनीयता भंग हुई थी और इसी तरीके के कुछ वीडियो में सामने दृश्य देखे गए थे। तो इसके बाद में जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने निर्णय लिया है यहाँ पर मतदान वापस करवाने का, क्योंकि शिकायत भी हुई थी। उसके बाद में पुलिस ने बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर बूथ संख्या 50 पर फिर से रीपोलिंग हो रही है। गोपनीयता भंग यहां पर हुई थी, इसलिए ये बड़ा फैसला जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से लिया गया। बड़ी खबर इस बीच तेलंगाना दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 3 दिवसीय दौरे पर बताए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो 9:15 पर हैदराबाद के गगन पहाड़ के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के लिए प्रचार करेंगे और चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भी शामिल होने का उनका कार्यक्रम है 7 बजे। आपको बता दें कि मलकजगिरी में कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रवासी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। तो आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है सीएम भजनलाल का। आपको बता दें कि 7 बजे मलकजगिरी में कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे, कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है। प्रवासी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। तो तेलंगाना दौरे पर सीएम भजनलाल 9:15 पर हैदराबाद से गगन पहाड़ के लिए रवाना होंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इससे पहले सीएम भजनलाल का मंगलवार को धुआंधार प्रचार देखने को मिला। सीएम भजनलाल ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। हैदराबाद में माधवी लता के समर्थन में सीएम ने रोड शो किया। ये तस्वीरें भी आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं, जहां उनके बगल में माधवी लता आपको नजर आ रही हैं। हालांकि उस समय मौसम का मिजाज थोड़ा सही था, क्योंकि गर्मी के मौसम में बारिश हो जाए तो मौसम का मिजाज सही था। बारिश हो रही थी उस दरमियान, और तब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करते हुए बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के पक्ष में वोट की अपील और सभा को बांधने की कोशिश की। और आज भी वो हैदराबाद के दौरे पर हैं, जहां पर गगन पहाड़ पे अभी 9:15 के लिए रुक करेंगे। वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। तो राजस्थान के बाद से अलग अलग राज्यों में राजस्थान के मुख्यमंत्री जा रहे हैं। हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा, दिल्ली में 2 दिवसीय दौरे पर देखा। अब हम तेलंगाना के दौरे पर देख रहे हैं, जहां पर प्रवासी राजस्थानियों से भी मुलाकात कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। भारत माता की जय जय श्री राम। ताकत से लगना चाहिए कोई बेगम बाजार में कार्यक्रम हो रहा है। राजस्थान के लोग आवाज जानी चाहिए। बोले भारत माता की जय जय श्री राम। मंच पर आते हो, आपको पता है कि हमें क्या करना है। आप वो शक्ति और भक्ति की धरती से आते हो, आप महाराजा सूरजमल की धरती से आते हो। आप हमारी माताएं अगर देखेंगे कि आपकी
मूर्ति पन्ना धायक की धरती से आते हो, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती से आते हो, और जिन्होंने अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर दिया, ऐसी मां अमृता देवी की धरती से आप आते हो। मुझे पता है अभी आपने 4.5 महीने पहले राजस्थान में उस कांग्रेस के कुराज को मिटा करके फेंकने वाले आप सभी मेरे भाई और बहन हैं। आपने उस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंका और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इसके लिए मैं मेरे सभी राजस्थान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, हैदराबाद में आप अपनी ताकत के साथ, अपने कर्म के साथ और अपनी मेहनत के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ आपने कोई 100 वर्ष से, कोई 150 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से आप यहां आए हुए हैं। आपने अपनी मेहनत से स्थान बनाया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गैंगस्टर लॉरेंस और हिस्ट्री शीटर रोहित गोदारा का मुख्य गुरगाम महेंद्र डिलाना का फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन सभी को आज सरदार शहर कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कोर्ट ने 9 मई तक चारों आरोपियों को रिमांड लेने के आदेश दिए हैं और थाना अधिकारी ने यह बताया कि इन सभी ने रोहित गोदारा के सबसे करीबी बदमाश महेंद्र डिलाना को लक्ष्मणगढ़ का बता करके आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और मूल निवास सहित फर्जी पासपोर्ट बनाया था। इसके बाद बदमाश महेंद्र डिलाना विदेश भाग गया, जिसकी पुलिस यहां तलाश कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और महेंद्र दोनों एक जगह से ही लोगों को फोन पर धमकी देकर के रंगदारी मांगने का काम करते हैं। महेंद्र डिलाना के जो पासपोर्ट बना था उस संबंध में लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट लिया गया, जहां से पता चला कि इसने लक्ष्मणगढ़ का मूल निवासी स्वयं को बताते हुए और फर्जी नाम पते से पासपोर्ट बनाया है, जिसमें जो पासपोर्ट बनाने में सहयोगी हैं ओम प्रकाश पारिक और एक उसका साथी है विजय अटवाल, और उसमें पासपोर्ट में फर्जी गवाही जिन्होंने दी है सिकंदर और महबूब, इन 4 व्यक्तियों को कल बाद पूछताछ गिरफ्तार किया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पे लिया। और झुंझुनू की बात कोटा से बड़ी खबर यह है कि 4 साल के बच्चे के अपहरण का मामला जो निकलकर सामने आया था, जिसमें पारिवारिक विवाद में परिचित ने ही इस वारदात को दरअसल अंजाम दिया है। तो बेखौफ होकर के स्टेशन से बच्चे को उठाया और मासूम के नहीं मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने जीआरपी थाने के बाहर डेरा डाल रखा है। आपको बता दें कि परिजनों ने जीआरपी थाने के बाहर डेरा डाला है और सीसीटीवी में 2 बदमाश कैद हुए थे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको कोटा से देना है। 4 साल के बच्चे के अपहरण का ये पूरा मामला है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये 2 बदमाश कैसे बच्चे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये टीवी स्क्रीन पर यही वो छोटा सा बच्चा है, 4 साल का बच्चा, जिसको अपहरण किया गया है। मासूम के नहीं मिलने से परिजनों की जो चिंता है वो अब बढ़ती जा रही है और परिजनों ने जीआरपी थाने के बाहर डेरा डाला है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल क्या जानकारी इस पूरे मामले में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पुलिस की तरफ से कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई परिचित ही है जिन्होंने बच्चे के अपहरण कांड की वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि बच्चे को जब उठा के लेके जा रहे हैं तो बच्चा रो नहीं रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेखौफ होकर बदमाश आए और पारिवारिक विवाद के चलते ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस एंगल पर पुलिस ज्यादा ध्यान दे रही है और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज भी दूसरे खंगाले जा रहे हैं। तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करने का बात कर रही है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल जो 4 वर्षीय मासूम बालक है उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। यूपी से भी परिजन पहुंच चुके हैं और कोटा के परिजन भी यहाँ पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में परिजनों ने जीआरपी थाने के बाहर डेरा डाल रखा है। उनको अनहोनी की आशंका भी सता रही है। परेशान, हताश और निराश भी हैं और मायूस परिजन का कहना है कि जल्दी से जल्दी उनके उम्मीद है कि पुलिस उन्हें न्याय दिलवाएगी और उनके मासूम को जल्द उनको लाकर सुपुर्द करेगी। लेकिन फिलहाल कई घंटे, कई दिन बीत जाने के बाद भी फिलहाल मासूम का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया और जीआरपी पूरे मामले की जांच कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि एक टीम कोटा से
जो है यूपी भी भेजी जा सकती है, क्योंकि इसका एंगल जो है यूपी भी आ रहा है। फिलहाल तमाम प्रयासों के बावजूद 4 वर्षीय मासूम बालक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया और माना जा रहा है कि कोई परिचित और पारिवारिक विवाद के चलते ही किसी बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया और पुलिस इसी एंगल पर फिलहाल जांच करने की बात कह रही थी। बिल्कुल ओम प्रकाश, और परिजनों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि काफी दिन हो गया है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और करीब 20 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है क्योंकि बांसवाड़ा के माही बांध से डूंगरपुर के सागवाड़ा लुडेश्वर बांध तक भिखाभाई नहर से पानी सागवाड़ा क्रॉस कर चुका है। और वहीं कुछ दिन में पानी नहर के जरिए सागवाड़ा के लुडेश्वर बांध तक पहुंच जाएगा। साल 2004 में माही बांध का पानी सागवाड़ा और कुआं तक पहुंचाने के लिए भिखाभाई नहर की घोषणा भी हुई थी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। खत्म होगा 20 साल का इंतजार। बुझने वाली है 1500 गांवों की प्यास। माही डैम से 185 किलोमीटर दूर जाएगा पानी। बांसवाड़ा के माही बांध से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा लोडेश्वर बांध तक भिखाभाई नहर से पानी लाने का सपना 20 साल बाद साकार होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भिखाभाई नहर से पानी सागवाड़ा क्रॉस कर चुका है। वहीं कुछ दिनों में ये पानी नहर के जरिए सागवाड़ा के लोडेश्वर बांध तक पहुंच जाएगा। भिखाभाई नहर में पानी आने से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के 1500 गांवों के 3,75,000 लोगों को फायदा होगा। इससे सिंचाई से लेकर पीने के पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। कई जगह पर नहर का निर्माण 20 से 30 मीटर डीप कटिंग में किया गया है, क्योंकि वर्तमान में ग्राम पंचायत गोवाड़ी अर्थात आड़ी 78 किलोमीटर तक पानी पहुंच गया है, जिसे लोडेश्वर बांध के निकट भिखाभाई सागवाड़ा नहर तक पहुंचाए जाने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। माही बांध का पानी भिखाभाई नहर से सागवाड़ा पहुंच चुका है, जिसके बाद इसे 10 किलोमीटर दूर लोडेश्वर बांध में ले जाया जाएगा। आसपुर रोड को पार करने के लिए नहर को करीब 700 मीटर लंबी, करीब 15 फीट ऊंची और 4 मीटर चौड़ी अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। लोडेश्वर में 2 दिन बाद पानी या 2-3 दिन बाद पानी लोडेश्वर बांध तक पहुंचा गया और लोडेश्वर में पहुंचने के बाद आगे की भी कार्रवाई है। आगे कुआं तक भी पानी जाने वाला है, लेकिन पहले प्राथमिकता हमने लोडेश्वर की रखी है। लोडेश्वर तक पानी आएगा। लोडेश्वर में पानी आने के बाद में वहां से जो पानी सप्लाई हो रहा है, लगभग 80 गांवों में पीने का जल जो है, पानी जो है वहां पहुंचेगा। फिलहाल सागवाड़ा शहर समेत कई गांव में 48 घंटे और 72 घंटों में एक बार पानी की आपूर्ति की जा रही, लेकिन लोडेश्वर बांध में पानी आने के बाद डूंगरपुर जिले में साबला, सागवाड़ा, आसपुर, गलियाकोट और चिखली ब्लॉक के कई गांव में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। और बात अब मुस्लिम आरक्षण की कर लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए हैं। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की, जिसके बाद पीएम मोदी ने लालू यादव को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का सच सामने आ गया है। हालांकि कुछ ही देर बाद लालू ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन तब तक उनके बयान पर हंगामा मच चुका था। देखिए रिपोर्ट। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। महज 6 घंटे के अंदर आरजेडी सुप्रीमो को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा और अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी, लेकिन तब तक लालू का बयान सियासी गलियारों में हाहाकार मचा चुका था। आरक्षण पर लालू के बयान की टाइमिंग देखिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझ में आएंगे। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका था। 2 चरणों की वोटिंग के बाद तीसरे फेज में भीड़ ज्यादा नजर आने लगी। तभी लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण के सुलग रहे मुद्दे में घी डाल दी।
आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू के बयान ने चुनाव के दिन मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई। लालू के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन पलटवार कर दिया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले से ये कहते रहे हैं कि ये ओबीसी आरक्षण को काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब लालू के बयान ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में रहने वाले करीब 25,000 परिवारों और दुकानदारों को अब बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने करीब 11 साल पहले लगी बिजली कनेक्शन की रोक को हटा लिया। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की बेंच ने यह आदेश पृथ्वीराज नगर के निवासियों और जयपुर विद्युत वितरण निगम की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया था। कोर्ट ने माना है कि विद्युत अधिनियम की धारा 43 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है। बताते चले कि 5 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पृथ्वीराज नगर में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगाई थी। और फैसला आने के बाद पृथ्वीराज नगर के लोगों का यह कहना है कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। लंबी लड़ाई के बाद आज हमें जीत मिली है। हम हाईकोर्ट के फैसले के प्रति आभारी हैं।